इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैलकुलस मेथड से कैसे डेराइव करते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन को। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट वाली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या होता है? v का मतलब है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी से, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी से, a का मतलब है एक्सेलरेशन से और t का मतलब है टाइम से। ऐसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर भी सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा। a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम से और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी से और s का मतलब होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। और इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी से, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी से, a का मतलब एक्सेलरेशन से और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट से। आज हम इन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से डेराइव करेंगे। कैलकुलस मेथड से हम इसको कैसे डेराइव करते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैलकुलस मेथड क्या होता है। कैलकुलस मेथड में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेशन मेथड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन अकर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है हमारे पास, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। कितना होता है? ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम dv की वैल्यू निकालें ना तो कितना हो जाएगा? dv इज इक्वल टू a इंटू dt। ठीक है, कितना हो जाएगा? अब इसके बाद अगर हम पूरी की पूरी वेलोसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए हम क्या करेंगे है, यहाँ पर जो dv है ना या जो dt है, स्मॉल वैल्यू दी है। यहाँ पर स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, यहाँ पर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कंप्लीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने में हम दोनों साइड, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम इसके बाद लिमिट, ठीक है, तो लिमिट हम किसकी पुट अप करेंगे? जैसे यहाँ पर dt है ना, dt टाइम, तो पहले हम टाइम की लिमिट करेंगे। तो टाइम जैसे हम मान लेते हैं अपनी तरफ, सपोज दैट इनिशियल जो टाइम था ना वो 0, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी बन गई? 0। और फाइनली जो टाइम चेंज हुआ तो इसके टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम dv की वैल्यू रखेंगे। dv की जो लिमिट होगी ना वो कितनी होगी? इनिशियली जब टाइम 0 रहा तो जो वेलोसिटी रही वो होगी हमारे पास स्मॉल। ठीक है, टाइम चेंज हुआ, स्मॉल d हुआ तो वेलोसिटी आ गया हमारे पास स्मॉल। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई u, यानी कि लोअर लिमिट आ गई स्मॉल u और अपर लिमिट आ गई। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा dv का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे, कितना हो जाएगा? u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम a को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन से। ये आपको बताया था कि जब कोई कांस्टेंट होता है ना और उसको हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज करते हैं तो उस कांस्टेंट को हम उससे बाहर लेंगे। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो इसको हम इससे बाहर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? a अंदर कितना आ जाएगा? 0 to t। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, a dt का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, जैसे हमारा dv का हुआ वैसे dt का कितना हो जाएगा? और लिमिट रख देंगे हम यहाँ पर क्या? 0 to। अब फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। अपर लिमिट कितनी होगी? v माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको आगे, हो जाएगा v माइनस लोअर लिमिट कितना? u। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? a अंदर कितना आ जाएगा? अपर लिमिट कितनी है? t माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 0, तो t माइनस 0। तो फाइनली ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया v इज इक्वल टू u प्लस a। तो यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलस मेथड की मदद से डेराइव करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे।
इसको डराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसको डराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी वो होता है ds अपॉन dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम ds की वैल्यू निकालें ना तो ये कितना देगा v। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने लिखी है, कितनी होती है u प्लस, ठीक है, कितना आ गया। अब इसके बाद इनटू आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, ds की वैल्यू आ गई फाइनली कितना, u dt प्लस at, ठीक, इतना आ गया। अब हमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, तो कंप्लीट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी हम इंटीग्रेशन कर यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम लिमिट रखें, यहाँ पर हम रखेंगे टाइम की लिमिट। टाइम की लिमिट किसकी हो जाएगी, 0 से लेकर, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टाइम की लिमिट कितना, 0 से लेकर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर s तक। यानी कि जब टाइम 0 था ना तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं बस, तो इतना कितना आ गया 0। और जब टाइम t चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा s, लिमिट रख देंगे हम यहाँ पर 0 से लेकर s। ठीक है, इसके बाद इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो u जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, u अंदर कितना आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t, तो अंदर कितना आ जाएगा, 0 टू लेकर t तक, ये यहाँ पर लिमिट हमारे पास आएगी। प्लस इसके बाद a क्या होगा स्टूडेंट्स, a हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर कितना आ जाएगा, a, t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है वो कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, और प्लस हम क्या करते हैं, c वहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लिमिट गिवन नहीं है तो, अगर लिमिट गिवन है तो c नहीं आता है। ठीक है, ये तो वैसे ही यहाँ पर भी है कुछ, देखो यहाँ पर x की जगह कितना है, t आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले a तो हमने बाहर ले लिया, x की जगह कितना है, t है, तो t, ठीक है, t आ गया। n की जगह कितना है, देखो n की जगह कितना है, 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह कितना आएगा, t की पावर कितना आएगा, n+1, यानी कि कितना, 1+1, यानी कि कितना, डिवाइड बाय कितना होगा, डिवाइड बाय होगा n+1, यानी कि 1+1, तो कितना आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने से कितने तक, 0 से लेकर। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद हम इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया, s माइनस 0 इज इक्वल टू u, यहाँ पर रखेंगे हम अपर लिमिट कितनी है, t माइनस 0। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू a, हमने बाहर ले लिया, ऊपर यहाँ पर क्या आ गया, अपर लिमिट कितनी है, t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0/2। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको जब हम फाइनली लिखेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो यही होती है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड डायरेक्ट है। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर थर्ड को डायरेक्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट करी थी ना तो हमने क्या लिखा था, a इज इक्वल टू कितना होता है, dv
अपॉन होता है इतना होता है। अब इसके बाद अगर हम इसमें ds का मल्टीप्लाई करें और ds का डिवाइड करें तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि जितना हम मल्टीप्लाई करें उतना ही अगर हम डिवाइड करें ना तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी किया, ds का मल्टीप्लाई किया और ds का डिवाइड किया। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेंस होगा, इसलिए किया, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू ये हो जाएगा dv अपॉन ds। इसको हम थोड़ा आगे यहाँ इसके साथ लिख देते हैं इनटू ये हो जाएगा ds अपॉन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना बन गया, dv अपॉन ds। देखो ds अपॉन dt हम जानते हैं किसके बराबर होता है, v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a ds इक्वल टू v। आगे इतना, अब इसके बाद हम लिमिट रखेंगे, ये सॉरी इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ds की लिमिट हम क्या लेंगे, 0 टू लेकर s तक। यहाँ पर हम v की लेंगे कितना, u से लेकर, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, u इनिशियल वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट s हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी, v, ठीक है ना। अब इसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, a को तो हम ले लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन से अंदर कितना आएगा, ds का कितना होगा s, ठीक है, लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ, 0 टू लेकर। ऐसे हम जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय, लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ, u से लेकर, ठीक, कितना आ गया। इसके बाद हम फाइनली जब इसकी वैल्यू लिखेंगे ना तो ये कितना होने वाला है स्टूडेंट, देखो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ देखो 2 को मैं यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2a यहाँ कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि s माइनस 0 कितना बचेगा, s बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 यहाँ आके क्या आ गया, 2as, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है, v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितनी है, v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एरर्स क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, एरर को हम सम कैसे करते हैं, सम में कैसे हम एरर निकालते हैं, डिफरेंस में हम कैसे एरर निकालते हैं, एक्सपोनेंट्स में हम कैसे एरर निकालते हैं और कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है।